हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग संविधान की एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है चार्टर एक्ट एवं भारत शासन अधिनियम। ठीक है। इससे पहले हम आप लोगों को कुछ बात बताना चाहते हैं। आप एक चीज़ समझ लीजिए आप सभी लोग कि जितना कठिन संघर्ष होगा आपका, जितना कठिन संघर्ष होगा आपका, जीत उतनी ही शानदार होगी आपकी, जीत उतनी ही शानदार होगी आपकी। ठीक। तो इसी पंक्ति के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान है, इस संविधान का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आप सभी को कि जो हमारा संविधान है, इसका जो विकास माना जाता है वो माना जाता है दो युद्धों को। एक तो 1757 जिसे आप लोग प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं, एक 1764 जिसे आप लोग बक्सर का युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक। अंग्रेजों द्वारा जब ये दोनों युद्ध जीत लिए जाते हैं तो बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। मतलब उसका सिकंजा बंगाल पर कस जाता है। किसका? तो अंग्रेजों का सिकंजा इन दो युद्धों के जीतने के बाद बंगाल पे स्थापित हो जाता है। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, इसी सिकंजे को या शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ियां बनी, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। चले, तो आप लोग समझ गए होंगे कौन से दो युद्ध, 1757 और 1764 प्लासी का युद्ध, सॉरी बक्सर का, 1764 बक्सर का, 1757 प्लासी का युद्ध। तो ये दोनों युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसी से संविधान की नींव पड़ी है। ठीक। आगे बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा द रॉयल चार्टर बनाया गया। कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। कौन था भारत का शासक? अकबर था। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, कंपनी की स्थापना के समय कौन शासक था? तो अकबर था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अकबर का जो समय काल है, सबसे पहले कौन आया था? पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर का समय आता है। तो अकबर का जो समय काल था वो 1605 था। तो 1600 में कंपनी स्थापित हुई, तो इस समय कौन था? अकबर था। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली। मतलब इसी के तहत पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली। ये पूर्वी देश कौन से? देखिए, ब्रिटेन जो है यूरोप महाद्वीप में आता है, यूरोप महाद्वीप में आता है, तो वहां से इस साइड वाले जो देश हैं वो पूर्वी देश हैं। कौन है? पूर्वी देश हैं। तो इस बात को याद रखेंगे, ब्रिटेन के पूर्व वाले देशों से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। ठीक। और इसकी बात हम कर लिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पहला एक्ट, वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक। इसमें हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई यहाँ से। ठीक है। मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया। किसके अधीन किया गया? मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया। यानी 3 प्रेसिडेंसियां थी। कौन कौन? मुंबई, मद्रास और बंगाल। बंगाल का गवर्नर बना, पहला कौन गवर्नर बना बंगाल का? रॉबर्ट क्लाइव बना। कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव बना। ठीक। पहला बंगाल का गवर्नर। और बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग।
और यही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग। 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना की गई। 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना की गई किस एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति यानी केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत यहीं से हुई। किस एक्ट से? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स यानी निवेशक मंडल की स्थापना की गई। विभिन्न प्रकार के जो निवेशक हैं उनकी एक मंडल स्थापित की गई कि कौन क्या कर रहा है। आगे है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शुरुआत। भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। बोर्ड डायरेक्टर की शुरुआत भारत में राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक। कोलकाता में फोर्ट विलियम जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वहां की गई। किस वर्ष? 1774 में। 1774 में जब स्थापना की गई थी, इसमें कुल जो जजेस थे वो 4 थे। उन 4 जजेस में मुख्य थे सर एलिजाह इम्पे। कौन थे? सर एलिजाह इम्पे। ठीक है, एलिजाह इम्पे उनका नाम था, इस बात को याद रखेंगे। और 3 जो अन्य थे चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड। चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड थे। ठीक। आगे कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्यों किया गया? क्योंकि ब्रिटिश राजस्व में जब देखा गया कि धन कम मात्रा में आ रहा है, तो वो कारण क्या है? तो वो कारण था अंग्रेज अधिकारियों द्वारा राजाओं से जो है क्या प्राप्त करते थे? उपहार प्राप्त कर लेते थे, रिश्वत लेते थे और जो है उनको छूट प्रदान करते थे, जिसके कारण ब्रिटिश राजस्व में पैसे की कमी होने लगी थी। तो उसका उपाय किया गया कि उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। आगे है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। ठीक। जिसमें कलकत्ता के सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। कलकत्ता का जो सरकार थी उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। दोस्तों, इसी तरह का बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। ठीक। मैं आपके भविष्य को उज्जवल करने का प्रयास करता हूं। आप लोग मेरे साथ अपने आप को, और जैसे हीरे को तराशा जाता है, जितना तराशा जाता है उतना ही अच्छा होता है, उसी प्रकार मैं आपको तराशने का काम कर रहा हूं। तो आप मेरे साथ लग जाइए। चलिए, नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण और बढ़ाया गया। कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण और बढ़ाया गया। ठीक। कंपनी पर क्या बढ़ाया गया? ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण बढ़ाया गया। ठीक। आगे बात करते हैं कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश का नाम दिया गया। मतलब जितना कंपनी ने अधिकार किया है जिन क्षेत्रों पे, उसको क्या नाम दिया? ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। ठीक है, एक टैग लाइन बना दिया उन्होंने। अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 थी और उसको घटा के क्या कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई थी। किस एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ऐसा कार्य किया गया था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है राजनीतिक मामलों के लिए मुख्य कार्य डायरेक्टर को नियंत्रित करना था। ठीक है, मुख्य कार्य जो है को नियंत्रित करना, डायरेक्टर को नियंत्रित करना था, ऐसा उल्लेख किया गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थी, देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक, यह व्यापारिक मामले के लिए बनाई गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए? व्यापारिक मामले के लिए। तो आप लोग इस फैक्ट को याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है राजनीतिक मामलों के लिए, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए बनाई गई थी। ठीक। अब दोहरा शासन प्रणाली जो है, यही तो कहलाता है दोहरा शासन प्रणाली। एक तो राजनीतिक मामला, दूसरा व्यापारिक मामला। ठीक। तो दोहरा शासन प्रणाली यही प्रक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ बीओडी मतलब आपका वही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बीओसी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
को समाप्त कर दिया गया। कब? तो दोहरा शासन प्रणाली की समाप्ति 1858 में समाप्त किया गया है। ये बात को मैंने आपको अभी बता दिया इसलिए ताकि आपको ये बात भी उसी के साथ टैग हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इसमें देखेंगे नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन इत्यादि भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को वीवीआई याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। भारतीय राजस्व से कंपनी के कर्मचारियों को वेतन कब से दिया जाने लगा? 1793 चार्टर एक्ट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या था? ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिली। कंपनी से भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया। कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया। भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। मतलब भारतीय में आप अगर भारत में व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? सभी ब्रिटिश नागरिकों को सौंप दिया कि आप भारत से व्यापार कर सकते हैं। लेकिन चाय और चीन के साथ कंपनी का व्यापार एकाधिकार रहा, ठीक है। और इसी समय कंपनी द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किस एक्ट के तहत करने का प्रयास किया गया? तो वो आपका था 1813। ये समझ लीजिए भारतीयों के लिए एक तरह से लॉलीपॉप था, ठीक है। भारतीयों को अपने तरफ आकर्षित करने का एक लॉलीपॉप था, क्योंकि 1 लाख में उस समय कुछ नहीं हो सकता था पूरे भारतीयों की शिक्षा के लिए, ठीक। हम अगर सीधे शब्दों में इसे समझें तो भारतीयों पे ये शिक्षा का व्यय नहीं था, ये ईसाई मिशनरियों के प्रचार के लिए ही खर्च किया जा रहा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ? इसमें महत्वपूर्ण काम हुए। इसमें चाय और चीन के साथ कंपनी के जो व्यापार एकाधिकार थे व्यापार का, उसको भी यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। पीछे देखिए एकाधिकार कायम रहा था, लेकिन अगले ही एक्ट में उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक निकाय बन गई। क्या बन गई? प्रशासनिक निकाय बन गई। मतलब उनका काम अब किससे हो गया? बस खाली प्रशासन करना था, प्रशासन नियंत्रण स्थापित करना था। कंपनी के ऋणों की जिम्मेवारी भारत सरकार ने अपने ऊपर ले ली। जो कंपनी के ऊपर ऋण था उस ऋण की जिम्मेदारी कौन लिया? भारत सरकार ने अपने ऊपर उसको ले लिया, ठीक। किस एक्ट के तहत? 1833 चार्टर एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ऐसा बनने वाला पहला व्यक्ति जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। हाँ, एक फैक्ट छूट गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है भारत के बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। वो बने कौन थे? आपके वारेन हेस्टिंग बने थे। कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक। गवर्नर जनरल संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार कर सकता था, उसके लिए पावर दी गई। केंद्रीकरण को मजबूती प्रदान की गई। केंद्रीकरण को मजबूती कब प्रदान की गई? तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत प्रदान की गई। प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले ने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप लोग। प्रथम विधि आयोग का गठन किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण के लिए किसको जाना जाता है? लॉर्ड मैकाले को। दास प्रथा विधि विरुद्ध घोषित हुआ 1843 में किसके द्वारा? तो विधि विरुद्ध हुआ 33 एक्ट के तहत। किसके द्वारा पूर्ण उन्मूलन हुआ, पूरी तरह से खत्म हुआ? 1843 में लॉर्ड एलन बरो द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड एलन बरो द्वारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के सभी पद
पर नियुक्ति के लिए भेदभाव की समाप्ति की बात की गई। किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। ठीक, आप इस बात को याद रखेंगे। अगला है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक, अब इसमें याद रखेंगे आप लोग कुछ तथ्य। 1853 के चार्टर एक्ट, भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए खोल दी गई, खुली प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। किस समिति की सिफारिश पर? तो मैकाले समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? मैकाले समिति की सिफारिश पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये भी हो जाएगा। खुली प्रतियोगिता किस एक्ट के तहत हुई? तो 1853 चार्टर एक्ट के तहत। अब मैकाले समिति कब गठित की गई थी? सिफारिश पर क्या गठित किया गया था? तो सिविल परीक्षा एवं खुली प्रतियोगिता कराई जानी थी। ठीक, आगे ब्रिटिश संसद द्वारा घोषणा की कंपनी शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है। कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है, यह घोषणा किया गया 1853 में। संसदीय शासन प्रणाली। ठीक, संसदीय शासन प्रणाली, केंद्र में छोटे स्तर पर विधानसभा की शुरुआत की गई। केंद्र में छोटे स्तर पर विधानसभा की शुरुआत की गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1858 भारत शासन अधिनियम। 1858 भारत शासन अधिनियम। ठीक, इस अधिनियम को गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप सभी लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। अभी आपने देखा कि उसके लिए बिल लाया गया और यहाँ पे क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक, भारत का शासन ब्रिटिश संसद, ताज, क्राउन, महारानी को स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब भारत का जो शासन था ब्रिटिश संसद और ताज के अधीन, यानी ताज के अधीन से तात्पर्य ये है ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अंदर इसे स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय। देखिए, वायसराय सिर्फ कहने के लिए बनाया गया था, लेकिन कागजी कार्रवाई के लिए वायसराय कोई पद नहीं था, उसमें गवर्नर जनरल ही लिखा जाता था। ठीक, और भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल रहने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, वही बात फिर से आ गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति द्वैध शासन की समाप्ति से, मतलब द्वैध शासन की समाप्ति किस एक्ट के तहत हुई? तो 1858 में। तो मतलब किसको किसको कैंसिल किया गया? बीओडी और बीओसी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी है। 1947 में इसको भी समाप्त कर दिया गया था। इसकी सहायता से 15 सदस्यीय भारतीय परिषद सलाहकारी की स्थापना 1935 में इसको भी समाप्त कर दिया था। यहाँ पे तो स्थापित किया जा रहा है, स्थापना किया जा रहा है 15 सदस्यीय भारत परिषद का। ठीक, लेकिन 1935 में इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो दोनों बातें, मैं आगे की बातें भी इसी में समाहित कर देने से ये बेनिफिट है आपको, तुरंत यही पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो भारत सचिव मंत्रिमंडल सदस्य बनाया गया, मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया, लेकिन इसे 1947 में समाप्त कर दिया गया। और इसी तरह से इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया था सलाहकार के लिए, तो वो 1935 में समाप्त कर दिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 1861 भारत शासन अधिनियम। 1861 भारत शासन अधिनियम। ठीक, इसमें देखेंगे आप लोग ऑर्डिनेंस सिस्टम की शुरुआत हुई। ठीक, इसमें किसकी शुरुआत हुई? ऑर्डिनेंस सिस्टम की शुरुआत हुई। ऑर्डिनेंस सिस्टम में जो है आप लोग जान लीजिए, ऑर्डिनेंस सिस्टम मतलब होता क्या है? यहाँ पे आपको सामने दिखाया गया है, वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी ऑर्डिनेंस से मतलब क्या है? यहाँ अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई किसके हाथों में? वायसराय के हाथों में। किस वर्ष? 1859 ईस्वी में कैनिंग द्वारा इसे शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? 59 में कैनिंग द्वारा। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली की शुरुआत जो है वायसराय के काउंसिल के किसी भी सदस्य को विभाग का प्रमुख बनाया जा सकता था, प्रमुख बना
वायसराय जो था काउंसिल के किसी सदस्य को किसी विभाग का प्रमुख बना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है विकेंद्रीकरण की शुरुआत। विकेंद्रीकरण की शुरुआत मद्रास बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति वापस किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसका केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया था। तो उसको जो है विकेंद्रीकरण कर दिया गया किस एक्ट के तहत? 1861 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के तहत। तो सर्वप्रथम 73 के तहत इसका केंद्रीकरण किया गया, लेकिन विकेंद्रीकरण कर दिया गया कब? तो 1861 में। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई। देखिए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों की भी नियुक्ति की जाने लगी। किस एक्ट के तहत से? 1861 भारत शासन अधिनियम के तहत से। अगला है वायसराय को बंगाल उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 1892 का भारत शासन अधिनियम, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कराई गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत कराई गई? तो 1892 भारत शासन अधिनियम के तहत कराई गई। ठीक, प्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली की शुरुआत 1919 में की गई। प्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली की शुरुआत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1919 में हुई। व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार प्रदान किया गया। व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार प्रदान किया गया, परंतु परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन वोट और सुधार करने का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन वोटिंग करने का और सुधार करने का अधिकार नहीं दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1892 भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ठीक है, आप समझिए जरा, यहां देखिए लिखा है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। यहां मार्ले और मिंटो ये दो पर्सन है, मार्ले और मिंटो दो पर्सन है। देखिए, जो नाम पहले आता है वो होता है भारत का सचिव। कौन होता है? वो होगा भारत का सचिव। ठीक है, वो होगा कौन? भारत का सचिव। और जो दूसरा होगा वो होगा भारत का वायसराय। कौन होगा? भारत का वायसराय। तो मार्ले यहां पहले है, तो मार्ले जो है वो है आपका भारत सचिव, ब्रिटेन में जो था, जो ब्रिटेन में रहते थे, और मिंटो जो है वो भारत का वायसराय है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा इस बात को। गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में प्रथम बार भारतीयों की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया, जिसमें पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, विधि सदस्य बनाए गए थे। पहले व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें कार्यकारी परिषद में पहली बार नियुक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना की गई। देखिए दोस्तों, देखिए जो अंग्रेजों की गजब की चाल थी इंडिया में, अपने चाल से ही सोचिए इंडिया वालों को समझ लीजिए मोल्ड करके रखते थे एक तरह से, पूरी तरह से। अब यहां समझिए जरा, उन्होंने क्या किया है, सांप्रदायिक तौर पे जो है वोटिंग कराने का प्रयास किया है, और हुआ भी। ठीक, देखिए इसमें क्या था, जैसे कोई मुसलमान है उसको वोटिंग केवल मुसलमान ही करेगा। उसको वोटिंग कौन करेगा? केवल मुसलमान। वहां हिंदू हो तो वो वोटिंग उसको नहीं करेंगे। तो ये था सांप्रदायिक तौर पर उसका चुनाव। हिंदू हिंदू को करेगा, मुस्लिम मुस्लिम को करेगा, जैन जैन को करेगा, बौद्ध बौद्ध को करेगा। इस प्रकार का जो प्रावधान था ये तो बाद में हुआ, लेकिन मुसलमानों के लिए सबसे पहले ये प्रावधान किया गया। किस एक्ट के तहत? 1909 का भारत शासन अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मिंटो जो था सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है लॉर्ड मिंटो को? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा इसके लिए एक उसे वाक्य का उपयोग किया गया है लॉर्ड मिंटो के लिए। इसे पाकिस्तान का मूल जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाकिस्तान का मूल रूप से जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। किसने कहा? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक,
व्यवस्थापिका सभा सदस्यों को सार्वजनिक विषयों पर प्रस्ताव पेश करने का और प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। किस एक्ट के तहत? 1909 भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक, पीछे आपने देखा था कि प्रश्न पूछने का अधिकार तो था लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। देखिए, जैसा पीछे मैंने बताया, पहला जो होगा वो सचिव होगा और जो दूसरा होगा वो भारत का वायसराय होगा। तो मॉन्टेग्यू जो था वो था भारत का सचिव और चेम्सफोर्ड जो था भारत का क्या था? वो वायसराय था। ठीक, तो आप लोग ये ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। तो सबसे पहले आप सभी लोग जान लीजिए कि द्वैध शासन के जनक कौन थे। तो द्वैध शासन के जनक थे लियोन्स कार्टियस। लियोन्स कार्टियस। द्वैध शासन का तात्पर्य यह है कि केंद्र एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक, केंद्र एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक, इसमें बनाया गया था जिसमें आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय बनाए गए थे। ठीक, तो आरक्षित विषय क्या थे और हस्तांतरित विषय क्या थे, मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूं। आरक्षित विषय जैसे थे वित्त, भूमि, कर, अकाल, सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, मतलब धन से संबंधित जो था वो आपका आरक्षित विषय था। और दूसरा जो था पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्तता, चिकित्सा सहायता, ये सब, निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल माप, ये सब जो था ये कहाँ पे था? हस्तांतरित विषय था। ठीक, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि विषयों का बंटवारा जो था वो कब हुआ? तो 1919 भारत शासन अधिनियम कौन से विषय में? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय जो थे वो इसी के दौरान हुए थे। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत हुई। राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद किसके नाम से? राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद के नाम से। भारत के उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। भारत के उच्चायुक्त के पद का सृजन किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1919 एक्ट के तहत किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों और के लिए प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया। देखिए, अब जो बात मैंने अभी पीछे बताया वो बात देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया गया। ठीक, सिखों के लिए अलग, भारतीय हिंदुओं के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली यहाँ पे शुरू किया गया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात जो की गई है वो अलग अलग सबके लिए की गई कि अलग अलग धर्म के लोग अपने धर्म में ही वोटिंग करेंगे। ठीक है, आगे महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सभी के लिए नहीं। यहाँ सभी के लिए नहीं कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिक्षित वर्ग की महिला थी केवल वही वोटिंग कर सकती थी। शिक्षित वर्ग की महिलाएं ही इसमें वोटिंग कर सकती थी, सभी महिलाएं वोटिंग नहीं कर सकती थी, याद रखिएगा। ली आयोग की अनुशंसा के आधार पर लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया। ली आयोग के अनुशंसा पर लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे याद करेंगे। ठीक है, पहली बार राज्य बजट के केंद्रीय बजट से अलग किया गया। राज्य बजट को क्या किया गया? केंद्रीय बजट से अलग किया गया। राज्य विधानसभा अपना बजट खुद बना सकता है, इसका भी उल्लेख किया गया। किस एक्ट में? तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी इसे कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक, समझिए। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में स्वशासन का अधिकार, प्रांतों को स्वशासन का अधिकार प्रदान किया गया। द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया। केंद्रों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। देखिए, प्रांत में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। बर्मा को इसी टाइम अलग किया गया, इसी अधिनियम के तहत, लेकिन 1937 में। किस वर्ष किया गया बर्मा को अलग? बर्मा को भारत से अलग किया गया 1937 में, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक,
उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। उड़ीसा को किससे अलग किया गया? बिहार से अलग किया गया। ठीक है, आगे है संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई और सुनवाई के अंतिम न्यायालय प्रिवी काउंसिल को लंदन को स्थापित किया गया था। अगर किसी व्यक्ति की सुनवाई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है, संघीय न्यायालय में की जा रही है, उसकी आखिरी जो सुनवाई होगी, आखिरी सुनवाई मतलब अंतिम जो निर्णय होगा वो किसका निर्णय? प्रिवी काउंसिल लंदन का होगा। ठीक है, अगर संघीय न्यायालय से सही नहीं हुआ तो वो वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। केंद्रीय बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो थी वो आपका केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित हुई। कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को। किस एक्ट के तहत? 1934 आरबीआई एक्ट के तहत। आरबीआई एक्ट 1934 जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। भारत परिषद की समाप्ति जो हुई 1858 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1935 में आके इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत में जो द्वैध शासन लाया गया था वो 3 सूचियों में विभाजित था, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कुल 59 विषय थे और प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में कुल 36 विषय शामिल किए गए थे। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग ध्यान देंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद की प्रभुता की समाप्ति कर दी गई। किस अधिनियम के तहत? 1947 में। ब्रिटिश सम्राट को मिले भारत की सम्राट की उपाधि भी समाप्त कर दी गई। मतलब ब्रिटिश सम्राट को मिले भारत की सम्राट की उपाधि भी समाप्त कर दी गई। भारत सचिव पद भी समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव पद भी समाप्त कर दिया गया। भारत का विभाजन, भारत पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राज्यों का निर्माण का प्रावधान किया गया। मतलब उन्होंने क्या कहा कि जो राज्य एक स्वतंत्र देश बनना चाहते हैं वो स्वयं में बन सकते हैं। इसी कारण 3 देशी रियासत उभर के सामने आए थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ठीक, बाद में धीरे उनको भी जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही से और जनमत और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र, जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही। जूनागढ़ जनमत याद रखिएगा। 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। इस बात को तो आप सभी जानते ही हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से टॉपिक खत्म होता है। ठीक, उससे पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं, जो वीडियो में आपको ये बताया गया है सारी चीज़ें, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग 1 से 2 बार, मैं तो कहूँगा कम से कम 3 बार वीडियो को वॉच कीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएं। ठीक, तो इसके लिए मैं आपको एक बात कहता हूँ कि अगर आपको देखिए कोई चीज़ें याद नहीं होती हैं, फिर भी ये चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट तो है, बट आपको ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपके मन में एक सोच होनी चाहिए कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपनी वाणी पे विराम देते हैं। इसके साथ मैं आपसे कहूँगा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।